गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से परिवहन के संदर्भ में जो अपना अगला टॉपिक है पाइपलाइन परिवहन, उसको पढ़ेंगे। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है सब जानते हैं, लेकिन हम देखें कि ये पाइपलाइन जो परिवहन है वो परिवहन का एक नया माध्यम है। कहने का मतलब परिवहन के जो आपने 3 स्वरूप पढ़े, जल, स्थल और वायु, इन तीनों के बाद आपका नवीनतम मार्ग है जिसका वर्तमान में काफी विकास किया गया है, क्योंकि इसके लाभ को देखते हुए इसका विकास है लगातार किया जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत में भी पाइपलाइन का सर्वाधिक विकास किया जा रहा है। अब आपके माइंड में आता है कि पाइपलाइन जो है वो किस प्रकार के वस्तुओं का परिवहन करेगा। तो पाइपलाइन की बात करें तो सामान्य से है, पाइप जो है वो क्या करेगा, तरल व गैसीय, तरल व गैसीय वस्तुओं का क्या करेगा, परिवहन करेगा। वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान तकनीकी है, उसके अनुसार देखें तो पाइपलाइन है वो ठोस का द्रव के रूप में परिवर्तन करके और उसका भी क्या करता है, परिवहन कर रहा है। ठोस का द्रव के रूप में परिवर्तन करके उसका भी क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। जैसे भारत में जो कर्नाटक की कुंद्रेमुख लोहा खान है, वहां से मंगलोर तक जो लोहा है वो लिक्विड फॉर्म में है पहुंचाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में क्या है, पहुंचाया जाता है। तो ठोस का भी है वो द्रव के रूप में क्या है, हम क्या है प्रयोग करके द्रव में बदल करके और क्या करते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से उपयोग करते हैं। पाइपलाइन में तरल और गैसीय पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो गैस में तो आपकी जो हमारे जो गैस है, जैसे रसोई गैस है, एलपीजी है, ठीक है, सीएनजी है, इनका क्या है, परिवहन किया जाता है। साथ ही साथ हम देखें तो तरल पदार्थों में पाइपलाइनों के माध्यम से जल है, सामान्यतः सब जानते हैं क्या जल का परिवहन किया जाता है। दूसरी बात है जो अवशिष्ट मल है, जो शहरों में सीवरेज होती है, उसका भी पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन होता है। इसके अलावा हम देखें दूध का, पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनका पाइपलाइन के माध्यम से क्या है, परिवहन किया जाता है। अब पाइपलाइन के संदर्भ में जो प्रश्न आया हुआ है बोर्ड क्लास में, वो आया है कि पाइपलाइन जो है इसके कौन कौन से गुण हैं। ये तो समझ में आ गया कि पाइपलाइन जो है वो तरल और गैसीय पदार्थ और कई कई क्षेत्र है जहां पे ठोस पदार्थों का भी इसके माध्यम से क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। लेकिन प्रश्न आपका जो 3 नंबर का आया हुआ है बोर्ड क्लासों में, प्रश्न है पाइपलाइन के लाभ, पाइपलाइन के लाभ व हानि में, लाभ भी है तो हानि भी है, मतलब इसके गुण भी है तो दोष भी है, यूं भी आ सकता है। इसके कौन कौन से गुण है और कौन कौन से दोष है, यूं भी प्रश्न आ सकता है। गुण कौन कौन से है और दोष कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम गुणों की बात कर लेते हैं कि जो पाइपलाइन है उसके गुणों में देखें तो सबसे पहला गुण है निश्चित आपूर्ति होती है। निश्चित आपूर्ति होती है। निश्चित आपूर्ति का मतलब है कि जब पाइपलाइन में कोई वस्तु जा रही है तो निश्चित स्थान पर क्या है, पहुंचती है, ठीक है। दूसरी बात करें तो जो पाइपलाइन है वह कैसे भी रास्ते हैं उबड़ खाबड़, रास्तों में भी सुगमता से, रास्तों में भी क्या है, सुगमता से वस्तु की आपूर्ति कर देती है।
और इसको उबड़ खाबड़ रास्तों में भी आराम से बिछाया जा सकता है, चाहे वो जलीय क्षेत्र है चाहे वो स्थलीय क्षेत्र है, इन सब में इसको आसानी से बिछाया जा सकता है। इसके बाद देखें तो पाइपलाइन जो है वो सबसे सस्ता माध्यम है, सस्ता परिवहन माध्यम। सुगम है, बताया ना, निश्चित आपूर्ति होती है तो सुगम परिवहन माध्यम है। उबड़ खाबड़ रास्तों में भी है, आसानी से क्या है सुगमता से पाइपलाइन बढ़ा सकते हैं, तो ये कैसा है, सुगम परिवहन माध्यम है। साथ ही साथ एक बार पाइपलाइन निर्माण कर ली तो उसमें पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो यह है ऊर्जा की बचत करता है। ऊर्जा की क्या करता है, बचत करता है, यानी ऊर्जा बचत करने वाला क्या है, परिवहन माध्यम है। इसमें बार बार किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, तो ऊर्जा की क्या है, बचत करता है। और इसके अलावा जो पाइपलाइन है वो उबड़ खाबड़ रास्तों के अलावा आपके जल स्रोत है, जलीय भाग है, वहां पर भी बिछाई जाती है। तो कोई भी प्रदेश है, चाहे जलीय भाग है चाहे स्थलीय भाग है, पाइपलाइनों को आसानी से बिछाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि पाइपलाइन जो है वो ऊर्जा की बचत के साथ साथ किसकी बचत करेगी, समय की बचत भी करती है, क्योंकि हम दूसरे जो परिवहन माध्यम का उपयोग करते हैं तो उसमें ट्रैफिक या किसी प्रकार की दुर्घटना आदि का खतरा रहता है, लेकिन पाइपलाइन परिवहन है उसमें जो पदार्थ है वो एक स्थान से आरंभ होने के बाद में और निश्चित आपूर्ति उसकी होती है, सुनिश्चित आपूर्ति होती है, द्रुतगामी आपूर्ति होती है, तो समय की क्या होती है, बचत होती है, समय की बचत होती है। इसके अलावा देखो ये सारा जो प्रतिरूप है, हमें ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता नहीं है, हमें आपके कहीं भी मार्ग बना सकते हो। इसके अलावा देखें तो ये जो पाइपलाइन परिवहन है वो प्रदूषण रहित परिवहन है। सबसे बड़ी बात, प्रदूषण रहित परिवहन माध्यम है, मतलब इसमें प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है, ये प्रदूषण रहित क्या है, परिवहन माध्यम है। तो पाइपलाइन जो है वो अनेक आधारों पर देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम है, किसके लिए, लिक्विड और गैस के लिए। किसके लिए है, लिक्विड और गैस के लिए। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। निश्चित आपूर्ति, भाई आपूर्ति क्या होती है, निश्चित, इसमें कोई भी एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, वो अभी पढ़ेंगे कि इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, इसके हानि क्या है। उसमें क्या होता है, कई बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है तब प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा देखें तो उबड़ खाबड़, सस्ता परिवहन, सुगम परिवहन, ऊर्जा, समय की बचत और प्रदूषण रहित। इसके अलावा और देखें तो जब इसका मार्ग एक बार निर्माण हो गया तो मार्ग निर्माण के बाद में जो संचालन है, यानी जो पदार्थ का परिवहन है और रखरखाव है, उसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है, ज्यादा लागत नहीं आती है। तो ये भी इसकी क्या है विशेषता, संचालन और रखरखाव। जैसे सड़कों की बात करें तो सड़कों में तो संचालन और रखरखाव में सर्वाधिक खर्च आता है, जिसके कारण भारत जैसे देश में, विकासशील देश में सड़कों का जाल है वो ज्यादा नहीं बिछा हुआ है। तो ये बात आपके सामने आती है कि संचालन और रखरखाव में ज्यादा लागत नहीं आती है, किसमें, पाइपलाइन परिवहन में। तो इसके हमने गुण देखे। अब देखते हैं दोष कौन कौन से हैं पाइपलाइन के। पाइपलाइन के अवगुणों की बात करें तो पहला इसका अवगुण है कि, अवगुण बोल दो, दोष बोल दो,
पहला अवगुण है कि पाइपलाइन जब एक बार बिछा दी जाती है तो उसमें क्षमता वृद्धि का कोई ऑप्शन नहीं रहता। पाइपलाइन बिछा दी तो उसमें क्षमता वृद्धि का कोई ऑप्शन नहीं रहता। जैसे सड़क बिछा दी तो सड़क के साथ साथ हम सड़क बढ़ा सकते हैं, रेलवे लाइन बिछा दी तो उसके साथ साथ रेलवे लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाइप बिछा दी तो पाइप जो है अगर उसको बढ़ाने का ऑप्शन करें तो वहां पे दूसरा पाइप ही लगाना पड़ेगा, उसके सहारे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पाइपलाइन है उसमें जो बिछा देने के बाद, पाइपलाइन है बिछा देने के बाद क्षमता वृद्धि का विकल्प नहीं होता है। फिर तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी ही पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी या उसको हटा के फिर बड़ी क्षमता वाली पाइपलाइन वहां पे बिछानी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। इसके अलावा नहीं कि रेलवे ट्रैक एक बढ़ा दिया तो भार बढ़ गया, दूसरा भी बढ़ा दिया, तो इसमें क्या है दूसरा ही बनाना पड़ेगा। उसी वहां लागत कम आएगी लेकिन यहाँ लागत वो की हुई आएगी जब बनाएंगे। इसके बाद देखें तो पाइपलाइन जो परिवहन है उसमें लोच नहीं होना। लोच का मतलब है कि जो परिवहन माध्यम है ये बहुत ही स्टिक है, इसमें हर क्षेत्र में जो अपनी पाइपलाइन जारी है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कहीं भी कोई गलती होती है तो बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है, तो पूर्ण रूप से सतर्क होकर के पाइपलाइन जो व्यवस्था है उसको संभालना पड़ता है। तो लोच यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा गुण है, गलती हो गई तो बड़ा नुकसान हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि जो पाइपलाइन है वो हम बिछाते हैं तो उसके लिए बिछाने के बाद कड़ी सुरक्षा करना, पाइपलाइन की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है और ये अवगुण भी है। अगर हम इसकी सुरक्षा करने में विफल हो जाते हैं तो कई क्षेत्रों में पाइपलाइनों से अवैध रूप से वस्तुएं हैं आपके पदार्थ है वो क्या होते हैं, निकाल लिए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्रों से पाइपलाइन जारी है, वहां लीकेज हो गई तो वहां पे जो आपकी जो भी तरल पदार्थ जा रहा है, गैसीय पदार्थ जा रहा है, उसको क्या है वो निकाल लिया जाएगा। कई क्षेत्रों में ऐसा होता है, अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ है उसको निकाल करके और उसकी वो क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं। इसके माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से। तो इसकी सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है, ये इसकी बड़ी कमी है। साथ ही साथ हम बात करें कि अगर रिसाव हो गया पाइपलाइन में, अगर रिसाव हो गया तो रिसाव को ढूंढना, वैसे तो टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन रिसाव को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ फिर उस क्षेत्र में पाइपलाइन को सही करना, जहाँ रिसाव आ गया पाइपलाइन बिछाना, फिर वो रखरखाव वाली जो लागत है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और तो उसको ढूंढना सबसे बड़ा एक कार्य है। तो रिसाव हो गया तो उसको ढूंढना ये भी पाइपलाइन का क्या है, एक अवगुण है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम है। अगर कोई पाइपलाइन भूमिगत है और भूमिगत पाइपलाइन अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है या भूमिगत पाइपलाइन अवरुद्ध हो जाती है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए हमें दूसरी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। या कोई दुर्गम क्षेत्रों में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर अगर रिसाव नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी पाइपलाइन ही बिछानी पड़ती है। तो ये कार्य है वो पाइपलाइन के अवगुणों में गिने जाते हैं। रिसाव, भूमिगत अवरुद्धता या क्षतिग्रस्तता, सुरक्षा, लोच नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कई परिवहन माध्यम है तो उसमें कोई निर्माण में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको सुधार लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बिछा देने के बाद क्षमता नहीं बढ़ पाती है। तो ये क्या है,
पाइपलाइन के कुछ अवगुण हैं। अब हमने 3 नंबर का प्रश्न जो देखा है पाइपलाइन के गुण और पाइपलाइन के अवगुण, इसके बाद हम देखें कि भारत में जो पाइपलाइनें हैं उसके लिए कौन कौन से निगम कार्यरत है। तो भारत में पाइपलाइन के लिए आपके सबसे पहला जो निगम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, यानी तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। इसका गठन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। 1956 यानी 1956 से ये लगातार क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसके ही निर्देशन में एक संस्था गठित हुई जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसके तत्वाधान में ये कार्य कर रही है। इसका गठन हुआ था 1959 में। काम क्या है इसका? जो तेल क्षेत्र है उनका अन्वेषण करना, तेल क्षेत्रों से जो आपके अन्वेषण के बाद में पदार्थ का खनन करना और पाइपलाइनों द्वारा उस पदार्थ का तेल शोधनशाला और बाजारों तक क्या करना? परिवहन करना। ये कार्य किसका है? ऑयल इंडिया लिमिटेड का। इसके बाद आपके गैस जो परिवहन है, गैस के लिए आपकी जो संस्था काम कर रही है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 से लगातार ये है गैस पाइपलाइनों के लिए भी काम कर रही है। तो ये 3 मुख्य जो आपकी संस्थाएं हैं जो भारत में इन पाइपलाइनों के लिए गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के खनन के लिए क्या है? कार्य कर रही है। अब भारत में कौन कौन सी पाइपलाइनें जो है गैस और तेल जो पदार्थ है उसका परिवहन करती है, उन पाइपलाइन को एक एक करके देखते हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो कौन सी पाइपलाइनें भारत में इंपोर्टेंट है। वैसे मैंने पाइपलाइनों को विश्व के संदर्भ में जब पढ़ाया था तब भी इनको बता दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहली पाइपलाइन जो हमारी पाठ्यक्रम की दृष्टि से है वो है नूनमती बरौनी। कौन सी? नूनमती बरौनी। 1959 में आपके OIL का गठन हुआ और OIL ने सबसे जो पहली पाइपलाइन बनाई, इसकी लंबाई में प्रॉब्लम है, मतलब कई किताब इसको 1157 बताती है, कई 1167 बताती है। 1167 इसका सही है कि 1167 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई नूनमती बरौनी। नूनमती जो असम है, जो तेल क्षेत्र है, उससे आपके बरौनी बिहार ये पाइपलाइन आपके 1959 में बनाई गई। किसके माध्यम से? OIL के माध्यम से। इसकी हम बात करें अलग अलग तो नूनमती से जो तेल शोधनशाला है वहां से लेकर के और ये मतलब तेल के कुएं हैं वहां से लेकर और नूनमती तक ये पाइपलाइन है वो 443 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 443 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद हम बात करें कि नूनमती से लेके और ये है बरौनी तक देखें तो ये पाइपलाइन आपके 729 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद इस पाइपलाइन को आपके बरौनी से
1966 में कहां तक आगे बढ़ाया गया? कानपुर तक इसको आगे बढ़ाया गया। कितना? कानपुर तक आगे बढ़ाया गया। और कानपुर तक इसकी लंबाई है 743 किलोमीटर। कितनी है? 743 किलोमीटर। तो यह आपके 724 है, तो 724 और 443 मिलाएं तो आपके हो जाता है 1167 किलोमीटर। तो नूनमती से लेके और बरौनी तक तो कितनी है? 1167। एशिया की सब प्रश्न आ गया, एशिया की सबसे पहली पाइपलाइन कौन सी है? तो नूनमती से बरौनी। एशिया की सबसे पहली पाइपलाइन कौन सी है? तो नूनमती से बरौनी पाइपलाइन है। इसके बाद हम बात करें किसकी? जो बरौनी है, बरौनी से कहां तक? कानपुर तक बिछाई गई है। इसके अलावा देखें तो हल्दिया है, हल्दिया से लेके और आपके बरौनी तक क्या है? पाइपलाइन बिछाई गई है। हल्दिया से लेके बरौनी तक भी क्या है? पाइपलाइन बिछाई गई है। तो ये तो आपकी पहली पाइपलाइन है, पहली पाइपलाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला प्रदेश है वो आपके तेल उत्पादक क्षेत्र है और ये वाला प्रदेश है आपके बाजार क्षेत्र है। इसके अलावा दूसरा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपका पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में यहाँ मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है एक जगह जिसका नाम है मुंबई हाई। कौन सी है? मुंबई हाई। तो मुंबई हाई और मुंबई, ये आपके क्षेत्र है जहां पे तेल उत्पादन होता है। इन पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन के लिए जो शोधनशालाएं बनाई जाती है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कौन सी? एक तो उत्पादन क्षेत्र आधारित शोधनशाला, जहां पे उत्पादन होता है वहीं पे शोधनशाला है। एक बाजार के समीपवर्ती भागों में जो शोधनशाला लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाजार आधारित शोधनशाला। तो उत्पादन क्षेत्र आधारित में जैसे आपके इधर देखिए डिगबोई सबसे पहली शोधनशाला डिगबोई है। इधर बाजार आधारित में देखें तो कौन सा है? आपके बरौनी है, मथुरा है, ये बाजार आधारित है। ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कौन कौन सी पाइपलाइनें हैं? तो गुजरात में पाइपलाइनों के रूप में देखें तो अंकलेश्वर क्षेत्र है उत्पादन क्षेत्र, और कोयली तक। अंकलेश्वर से कहां तक? कोयली तक। अंकलेश्वर से कहां तक? अहमदाबाद तक। छोटी छोटी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा देखें अंकलेश्वर से बड़ौदा तक, अंकलेश्वर से कहां तक? बड़ौदा तक पाइपलाइन बिछाई गई है। अब इसके बाद हम देखें तो अंकलेश्वर बड़ौदा के बाद आपके कोयली से अहमदाबाद तक, कोयली से अंकलेश्वर तक। तो ये जो एरिया है जहां पे तेल शोधनशाला और बाजार क्षेत्र दोनों है, इन तक क्या है? यानी सॉरी, उत्पादन क्षेत्र और तेल शोधनशाला, यहां तक है पाइपलाइन बिछाई गई है। इन पाइपलाइनों में मुख्य पाइपलाइन जो है, एक तो है आपके जो कोर्स की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी है, सलाया कच्छ की खाड़ी है, ये आपके खंबात की खाड़ी है, ये कांडला पतन है। इस कच्छ की खाड़ी के पास है आपका सलाया। सलाया से जो पाइपलाइन जाती है वो कहाँ जाएगी? आपके कोयली। कहाँ जाएगी? सलाया से कोयली जाएगी। और कोयली से पाइपलाइन कहां तक? मथुरा तक। कोयली से कहां तक? मथुरा तक। 1256 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। ये मथुरा भी क्या है? तेल शोधनशाला है। कोयली भी क्या है? तेल शोधनशाला है। इन तेल शोधनशालाओं के आगे हम देखें तो यह है आपके दिल्ली पानीपत होते हुए कहां तक जाएगी? अंबाला होते हुए कहां तक? जालंधर तक। ये जालंधर पंजाब तक है। इस पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है पहली कौन सी? आपकी सलाया मथुरा, गुजरात की पाइपलाइनों में। याद कर लेना कितनी किलोमीटर है? 1256 किलोमीटर है। इसके अलावा आपके मुंबई हाई से मुंबई, मुंबई हाई से मुंबई, और मुंबई से अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर से कोयली, ये गैस आधारित पाइपलाइन है 210 किलोमीटर लंबी, दोहरे पथ में है। मुंबई से आपके हाई, मुंबई हाई से मुंबई, फिर अंकलेश्वर कोयली तक।
ये भी एक आपकी इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है। इसके अलावा हम बात करें पाइपलाइनों की, तो एक सबसे महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन जिसका जिक्र बार बार होता है और कोर्स में कई बार आपके इस टॉपिक से प्रश्न भी आया, तो आपकी वही पाइपलाइन पूछी गई है। कौन सी? HVJ, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। तो हजीरा आपके कहां पर है? गुजरात में। गुजरात से यह पाइपलाइन जो है वो कहां तक जाती है? विजयपुर। विजयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और विजयपुर से कहाँ जा रही है? ये आपके एक साइड चली गई यहाँ पे जगदीशपुर। जगदीशपुर का है? यूपी में। इसके अलावा ये पाइपलाइन यहाँ आगे जाकर के और मथुरा होते हुए आगे तक है ये जा रही है। ये जो जगदीशपुर, विजयपुर और हजीरा तक की जो पाइपलाइन है, ये कौन सी पाइपलाइन है? गैस पाइपलाइन है। ये और ध्यान रखना, कैसी पाइपलाइन है? गैस पाइपलाइन है। मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर कोयली तक ये भी कौन सी पाइपलाइन है? गैस पाइपलाइन है। सलायावाड़ी ये कौन सी? ये आपकी तेल पाइपलाइन है। अंकलेश्वर कोयली, सॉरी आपकी जो नूनमती बरौनी, ये भी तेल पाइपलाइन है। HVJ की कुल लंबाई की बात करें तो 1750 किलोमीटर। कितनी है? 1750 किलोमीटर। HVJ की कुल लंबाई कितनी है? 1750 किलोमीटर। तो ये आपकी कुछ पाइपलाइनें हैं जो आपकी कोर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नूनमती बरौनी तक की। नूनमती बरौनी की जो पाइपलाइन है, सबसे पहली एशिया की जो पाइपलाइन है 1959 में बनाई गई। 66 में इसको आगे बढ़ा दिया गया कानपुर तक। तो ये टोटल लंबाई इसकी बरौनी तक है 1167 और कानपुर तक है बरौनी से 743 किलोमीटर। इसके अलावा छोटी छोटी पाइपलाइन आपकी इधर है, कोयली, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर अहमदाबाद, ये छोटी छोटी पाइपलाइन है। इसके अलावा मुख्य पाइपलाइन में सलाया, सलाया कहाँ है? गुजरात से लेकर के आपके कोयली गुजरात, कोयली से लेकर मथुरा, मथुरा से जालंधर तक जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर कोयली। और फिर सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन है HVJ, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये मुख्य पाइपलाइन है जिसके माध्यम से गैस जो है उसका परिवहन होता है। तो विद्यार्थियों, हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत की पाइपलाइनों के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही हमने भारत के परिवहन के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम है उसकी दृष्टि से जो आपकी इकाई है वो पूरी कर ली है। परिवहन में हमने सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, आपके वायु परिवहन है, जल परिवहन है और पाइपलाइन परिवहन है, इसको पढ़ा है। इसके बाद अगले वीडियो के माध्यम से हम अगली इकाई को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े रिलेटिव जो आपके प्रश्न हैं, जो पाठ्यक्रम के अनुसार आपके अभ्यास प्रश्नों में दिए हैं, वो कंप्लीट प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। कोई भी डाउट हो तो आपको क्लियर करना है। साथ ही साथ आपको OBT इसके मिलेंगे, वो भी आपको सोल्व करने हैं। धन्यवाद।